करते हैं जिस घड़ी का सबको इंतजार था, आखिरकार वो घड़ी आ गई कि अब जितने 5 राज्यों में चुनाव हुए थे और मध्य प्रदेश की दमोह सीट में जो उपचुनाव हुआ था उसके आज परिणाम आने हैं। चाहूंगी जया आप बताइए कि कब से मतगणना शुरू होने वाली है। तो बिल्कुल आपको जानकारी दे देते हैं दमोह से जहां उपचुनाव हुआ है और आज परिणाम आ रहा है। 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। मतगणना के लिए पॉलिटेक्निक कॉलेज पूरी तरह से तैयार है। तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई है। पार्टियों के चुनाव एजेंट का रैपिड टेस्ट भी किया गया है क्योंकि प्रेरणा कोविड काल में इलेक्शन हुए थे और जिस तरह से आंकड़े मध्य प्रदेश के साथ बाकी 5 राज्य जहां पर हमने देखे वहां भी बढ़ते जा रहे हैं। अब कोविड का असर वहां दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए अब चुनाव आयोग की तरफ से भी पूरी तैयारियां कर ली गई है कि जब इलेक्शन के बाद रिजल्ट का दिन हो तो उसके बाद भीड़ जमा ना हो। हालांकि पूरी तैयारियां 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और आज स्थिति स्पष्ट होगी कि दमोह सीट पर किसका कब्जा होगा। आपको एक बार फिर से बता दें, कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे राहुल सिंह लोधी, बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की थी जिसके बाद ये सीट खाली हुई थी। वहां उपचुनाव हुआ और आज रिजल्ट सामने आएगा। बिल्कुल, तो कह सकते हैं 6 महीने तक दमोह में जनप्रतिनिधि नहीं था दमोह सीट से, तो अब लंबे समय बाद जो जनप्रतिनिधि का इंतजार वहां की जनता कर रही थी उनका ये इंतजार भी आज पूरा होगा। तो अब चुनाव एजेंट्स जो थे उनका रैपिड टेस्ट बीते दिन ही करा लिया गया था, उसके बाद उनको वहीं पर रखा गया था और किसी प्रकार की कोई चुनावी रैली नहीं निकालनी है, उस पर रोक है। तो 2-3 लोग ही पार्टी की ओर से जाएंगे और अपना प्रमाण पत्र जो जीत का है वो लेकर आएंगे यहाँ पर। लेकिन 8 बजे से मतगणना शुरू होनी है। देखना होगा कि किस ओर रुझान जाते हैं, किस ओर जनता ने अपना भरोसा जताया है। बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या एक बार फिर से राहुल सिंह लोधी ही जनता की पसंद बने हैं या कांग्रेस प्रत्याशी अजय टंडन पर इस बार जनता ने भरोसा जताया है। हालांकि ये बहुत महत्वपूर्ण है कि दमोह में तमाम जो नेता हैं उन्होंने वहां डेरा जमा लिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे आला नेता हो, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा समेत तमाम बड़े नेता जिन्होंने दमोह में डेरा जमा लिया था। और इस वक्त ये कहा जा सकता है कि प्रेरणा दमोह जो उपचुनाव था वो भी दोनों पार्टियों के लिए साख का सवाल बन गया था। तो आज मतगणना शुरू होगी 8 बजे सुबह। दमोह उपचुनाव से जुड़ी ये खबर आपको बता रहे हैं और 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति स्पष्ट होगी कि किस पार्टी को जनता ने अपनी पसंद बनाया है। बिल्कुल कांटे की टक्कर है क्योंकि बीजेपी से प्रत्याशी है राहुल सिंह लोधी जो कि पिछली बार 2018 में कांग्रेस सीट से चुनाव जीते थे, उसके बाद बीजेपी में आए थे और अजय टंडन जिलाध्यक्ष हैं वहां के, इसलिए वो भी एक कड़े प्रत्याशी के रूप में सामने आए हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि दमोह में कब कितनी वोटिंग हुई है। 2008 की अगर बात करें तो 68.44% वोटिंग हुई है। बिल्कुल, और 2013 की बात अगर हम करें तो 72.79% वोटिंग वहां पर हुई और इसके साथ ही 2018 68.44% वोटिंग परसेंट वहां पर रहा है। हालांकि अब क्या वोटिंग परसेंट रहेगा ये तो आज होने वाले रिजल्ट के बाद हमें पता चलेगा, लेकिन ये जो वोटिंग परसेंट है आपको 2008, 2013 और 2018 का हम बता रहे हैं दमोह में कब कितनी वोटिंग वहां पर हुई है। दो 2008 की बात करें अगर जया तो 68% लगभग वोटिंग हुई है। तो यहाँ पर वोट परसेंट देखा जाए तो शुरू से ही काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहा है क्योंकि 68% वोटिंग भी काफ़ी अच्छी है और 2013 में तो देखा जाए तो 72.79% वोटिंग हुई है और कह सकते हैं कि जनता जागरूक है वोट को लेकर। जनता जागरूक है वोट को लेकर, लेकिन आज जनता ने क्या परिणाम दिया है और महत्वपूर्ण यह है कि दोनों ही पार्टियों की जो धड़कन है वो इस वक्त बड़ी होगी। सभी टीवी पर टकटकी लगाकर निगाहें जमाकर बैठे होंगे कि आज आखिर क्या होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर से खबर। कोरोना आपदा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है और जबलपुर हाईकोर्ट की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर तल्ख टिप्पणी भी हुई है। रिपोर्ट और जमीनी हालातों में बहुत फर्क है, ये हाईकोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है। अतिरिक्त ऑक्सीजन देने पर केंद्र की तरफ से विचार किया जाए और मध्य प्रदेश को हर दिन 100 मैट्रिक टन अतिरिक्त ऑक्सीजन उपलब्ध करवाया जाए, ये हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया है। वहीं इंजेक्शन पर भी कहा गया, रेमडेसिविर इंजेक्शन भी उपलब्ध
केंद्र की तरफ से करवाया जाए। डॉक्टर की सलाह पर मरीज को इंजेक्शन दिया जाए। निजी अस्पतालों में मेडिकल वेस्ट का ठीक से निपटारा हो। तो जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से कोरोना आपदा मामले में सुनवाई हुई है और हाईकोर्ट की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर तल्ख टिप्पणी की गई। कहा कि जमीनी हालातों में और जो रिपोर्ट पेश की गई है, जमीन आसमान का अंतर है, बहुत फर्क है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। एक्टिव केस की संख्या घटी है, उन्होंने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि एक्टिव केस में मध्य प्रदेश का 14वां स्थान है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाई गई है। निश्चित रूप से कह सकते हैं जिस तरह से एक्टिव केसों की संख्या घटी है उसमें प्रशासन और राज्य सरकार का अहम योगदान था। आम जनता ने भी योगदान दिया, क्योंकि आम जनता ने जनता कर्फ्यू का बेहतर ढंग से पालन किया और उसी को इधर दर्शाया है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। हालांकि प्रेरणा, ऐसे में सवाल भी ये उठता है क्योंकि जनप्रतिनिधियों की तरफ से कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। हालांकि सरकार की तरफ से भी पूर्ति की जा रही है, लेकिन इसके इतर जो तस्वीरें आती हैं वो बहुत सवाल खड़े कर देती हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से कई ऐसे मरीज हैं जिनकी मौत हुई है। तो ऑक्सीजन जो है भले ही सरकार की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही है, लेकिन जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पा रही है। परिणाम देखें कि हमारे यहाँ आज नए केस आए हैं 12,379। स्वस्थ होकर ठीक होकर जो घर गए हैं 14,562। मतलब अब एक्टिव केसों में 2,285 की कमी आई है। जो हम बढ़ते बढ़ते 95, 96, 97, 98 और लोग कयास लगा रहे थे कि अब 1 लाख को हम पार कर जाएंगे, अब घट के 88,000 रह गए हमारे पास एक्टिव केसों की संख्या। हिंदुस्तान में अब हम 14वें नंबर पर आ गए। कहाँ सरकते सरकते 7वें, 6वें, 5वें की बातें हो रही थी। आप सबको मालूम है कि कलकत्ता, ये कानपुर के अपने जो IIT कानपुर के प्रेडिक्शन आए थे उसमें बताया था कि 1 मई को हम पीक पे आएंगे। मित्रों, आज 1 मई है, हम घट रहे हैं, 88,000 पे आ गए। लगभग 8-10 हज़ार की कमी हमने पिछले 8 दिन में की। ये सब हुआ जनता की वजह से, जनता के सहयोग की वजह से। जनता ने स्वेच्छा से जो जनता कर्फ्यू लगाया, उससे कोरोना की चेन टूटने में काफ़ी राहत मिली। वायु मार्ग से, रेल मार्ग से, सड़क मार्ग से लगातार ऑक्सीजन, आप स्वयं भी अगर अंतर्मुखी होकर झांकेंगे तो 8 दिन पहले जिस ऑक्सीजन का हाहाकार इस प्रदेश में था, आज 1 मई को हम सरप्लस में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैक्सीनेशन की तैयारियों पर मंत्री विश्वास सारंग ने जानकारी दी है। वैक्सीनेशन के डोज मिलते ही वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, ये कहा है मंत्री विश्वास सारंग ने। और ये भी कहा कि हमारे मैन पावर रिसोर्स पूरी तरह से तैयार हैं। जैसे ही वैक्सीन मिलेगी, वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। जिस भी मरीज को रेमडेसिविर की जरूरत है उसे भी मिलेगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन सीधे अस्पताल को ही दिए जा रहे हैं। इंजेक्शन पर अफवाह फैलाने वालों पर कार्रवाई की बात भी मंत्री की तरफ से कही गई है। और जनता कर्फ्यू को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। कहा कि कोरोना कर्फ्यू जनता की जान बचाने के लिए ही लगाया गया है। इसके साथ ही उन्होंने दिग्विजय सिंह पर भी पलटवार किया। कहा कि विपक्ष का काम जनता के बीच भ्रम फैलाना है। तो ये कई मुद्दे जिन पर मंत्री विश्वास सारंग ने बयान दिया है। हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे जो सेशन है, जो स्थल हैं, वो चयनित हो चुके हैं। रिहर्सल, मॉक ड्रिल हो चुकी है। हमारे सभी मैन पावर, सभी ह्यूमन रिसोर्स तैयार हैं और हम जैसे ही हमें डोजेज मिलेंगे हम इसकी शुरुआत करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करें, उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं आना चाहिए। इसलिए जैसे ही हमें ये डोजेज मिलेंगे, हमने 45 लाख डोजेस का ऑर्डर कर दिया है। 1-2 दिन में हमें ये डोज मिलने वाले हैं और जैसे ही ये डोज मिलेंगे हम इसकी शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के पहले ड्राइव इन सिनेमा में वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू किया गया, जहां आप अपनी कार से आकर उसी में बैठे बैठे ही टीका लगवा सकते हैं। वैक्सीनेशन की ये ड्राइव रोजाना शाम 5 से रात 8 बजे तक चलेगी।
जहां रोजाना 45 वर्ष से अधिक उम्र के 100 लोगों को टीका लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन ड्राइव के पहले दिन कलेक्टर अविनाश लवानिया समेत अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा ने। मध्य भारत के पहले ड्राइविंग सिनेमा में आज से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है और आप देख सकते हैं भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया भी पहुंचे हैं और यहां पर जो वैक्सीनेशन आज से शुरू हुआ है यहां पर निरीक्षण कर रहे हैं और लोगों से बात भी कर रहे हैं, उनसे जो स्वास्थ्यकर्मी उनसे भी बात कर रहे हैं। जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है यहां पर एक साथ 100 गाड़ियाँ पार्क हो सकती हैं और तमाम लोगों को जो है वैक्सीन लगाई जा सकती है और आप देख सकते हैं एक परिवार को वैक्सीन भी लगाई जा रही है। इसका उद्देश्य यही है कि ये अनोखी पहल अभी मध्य प्रदेश में शुरू हुई है और यदि सफल होती है तो पूरे देश में इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा जहां पर वैक्सीन लगाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक परिवार आया है और यहाँ पर वैक्सीन लगाई भी जा रही है और जो स्वास्थ्य विभाग के लोग मौजूद हैं यहाँ पर भोपाल कलेक्टर अविनाश लवानिया भी हैं और उद्देश्य यही है कि यदि ये सफल होता है तो आने वाले समय में इस तरीके के हमें और भी शहरों में भी देखने को मिलेगा। अविनाश लवानिया सर अनोखी पहल है आज से भोपाल में शुरू हुई है। ये एमपी टूरिज्म के द्वारा ये बहुत ही अच्छी एक पहल की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम उनके कंफर्ट लेवल में ही वैक्सीनेट करा सकें और जो वैक्सीनेशन का हमारा कवर है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेलेबल हो। सर कितने लोगों को लगाया जाएगा और क्या कुछ नियम रहेंगे यहाँ पर रजिस्ट्रेशन? जो नियम है वो बिल्कुल वही रहेंगे जो वैक्सीनेशन के होते हैं कि AEFI को देखते हुए 20 मिनट का वेटिंग टाइम रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सभी लोग जो वैक्सीनेट कराते जा रहे हैं उनके व्हीकल्स यहीं पार्क किए जा रहे हैं। उन सबको ये भी हिदायत दी जा रही है कि यदि आपको कोई भी समस्या होती है तो आप अपना हॉर्न हॉन्क करें तो डॉक्टर्स आके आपको इमीडिएटली अटेंड करेंगे। एंड आई एम श्योर कि इससे हमारा जो वैक्सीनेशन का ड्राइव है उसको और ज़्यादा फोर्स मिलेगा। सर अभी डोज नहीं आए लेकिन 18 से ज़्यादा उम्र वालों के लिए जल्द डोज आएंगे, तो क्या हम तैयार हैं भोपाल में वैक्सीनेशन? मैं बताना चाहूँगा कि 45 प्लस के लिए अभी भी वैक्सीनेशन का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है और इसके अलावा 18 प्लस वालों के लिए भी जो वैक्सीन डोजेज़ हैं वो जल्दी ही हमें प्राप्त होंगे एंड फिर हम उन सभी लोगों को इंकॉर्पोरेट करते हुए इसको आगे बढ़ाएंगे के माध्यम से किया। सर से भी बात करेंगे। सर किस तरीके से आप वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चला रहे हैं, कितने लोगों का आपका उद्देश्य है एक दिन में लगाने का? आज का पहला दिन पूरा 100 का स्लॉट था। 100 का वैक्सीनेशन ऑलरेडी हो गया एंड ऑलमोस्ट 30-40 ऑलरेडी वैक्सीनेशन लग चुका है। हम इसको और लेट भी कर सकते हैं या 5 को थोड़ा पहले भी कर सकते हैं, तो दोनों का ऑप्शन हमारे पास है। और नंबर ऑफ वैक्सीनेटर्स अभी 2 लगाया, हम इसको 4-5 भी कर सकते हैं सो दैट नंबर ऑफ पीपल को जो वैक्सीनेशन होना है वो ज़्यादा हो। 100 को 500 भी हम कर सकते हैं। स्केल अप करने का इसमें अच्छा मॉडल है। हमने सुना जिस तरीके से अभी जो है कि 100 लोगों को वैक्सीन लगाया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में ये वैक्सीन है उसको लगाने वालों की संख्या ही बढ़ाई जा सकती है। जो घंटे हैं अभी 5 से सिर्फ 8 घंटे हैं, लेकिन आने वाले समय में उसको भी बढ़ाया जा सकता है। कैमरा पर्सन अश्विनी सिंह के साथ आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। आगे बढ़ते हैं ग्वालियर से खबर, जहां जिले को 1000 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले हैं। ये जिले के लिए बेहद अच्छी खबर है। सीएम शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रयासों से रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध हो पाए हैं। जिला अस्पतालों को 750 और निजी अस्पतालों को 250 इंजेक्शन मिले हैं। इस पर प्रभारी मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी बयान आया और कहा कि हमारी सरकार की पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। हम सब मिलकर आपदा पर विजय प्राप्त करने में सफल होंगे। तो ग्वालियर को 1000 इंजेक्शन मिले हैं। जिस तरह से इंजेक्शन की किल्लत इस वक्त रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत बढ़ रही है, ऐसे में 1000 इंजेक्शन जिला अस्पतालों को 750, निजी अस्पतालों को 250 मिलना बेहद अच्छी खबर। ये जरूरतमंदों को उपलब्ध हो पाएंगे और इस पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का भी बयान आया। कहा कि हमारी पूरी सरकार दिन रात जुटी हुई है और हमारे प्रयासों से ही, जनता के प्रयासों से ही इस आपदा से निकलने में हम सफल होंगे। चलिए बदनावर की ओर रुख कर लेते हैं, जहां उद्योग मंत्री दत्तीगांव ने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। मंत्री ने बदनावर में सीटी स्कैन लगाने की घोषणा भी की है। तो अस्पताल में भर्ती संक्रमित मरीजों के परिजनों से उन्होंने चर्चा की। संसाधनों की कमी नहीं आने देने का भी आश्वासन उन्होंने दिया है। निरीक्षण के दौरान बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। तो राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भी यहाँ पर एक्टिव मोड में दिखाई दे रहे हैं। जिनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है और इसीलिए अब उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। बदनावर की जनता को आश्वासन भी दिया है, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे और सीटी स्कैन लगाने का भी आश्वासन उन्होंने दिया है।
ये कोरोना काल है और इस महामारी के दौर में जीवन रक्षक दवाओं का जिक्र आते ही रेमडेसिविर का नाम सबसे पहले जहन में आता है। वही रेमडेसिविर इंजेक्शन जिसे लेकर एक समय हाहाकार की स्थिति पैदा हो गई थी, हड़कंप मचा, नियम बनाए गए तो लगा कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है। लेकिन बंसल न्यूज की पड़ताल ये बताती है कि हड़ताल पर एक पर्दा डाला गया है, हालात बदले नहीं हैं। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में कोरोना के हालात अब भी कंट्रोल में नहीं हैं। प्रशासन व्यवस्था बनाने में जुटा है। ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की सप्लाई को हर संभव सुधारने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन व्यवस्था है कि सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। प्रशासन के हर रोज बदलने वाले आदेश और निर्देश राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। अब ताज़ा मामला रेमडेसिविर की सप्लाई से जुड़ा है, जिसे लेकर आम आदमी, प्रशासन, अस्पताल और दलालों के बीच भटक रहा है। सरकार इस बात का फैसला कर चुकी है कि अब रेमडेसिविर सीधे अस्पतालों को सप्लाई किया जाएगा और सीधे मरीज तक पहुंचेगा। लेकिन हकीकत क्या है, ये बंसल न्यूज की पड़ताल में सामने आया है। राजधानी भोपाल में ही ऐसे लोग भटकते मिल गए जो दलालों के हाथों लुटे पिटे बैठे हैं। आपसे ही जानना चाहूँगा, कितने दिन आप परेशान हुए और उसके बाद आपने ब्लैक मार्केट से इंजेक्शन लिए और कितने में लिए? मेरा मरीज तकरीबन 4 से 5 दिन हो गया है हॉस्पिटल में भर्ती हुए, और उसका सिटी स्कैन भी बहुत ज़्यादा आया है। तकरीबन 25 में से 17 अंक आए हैं, मतलब तकरीबन 65% डैमेज लंग्स हैं उनके। और मैंने बहुत प्रयास किया, सरकार शायद उपलब्ध करा भी नहीं पा रही है। मैं बहुत परेशान हुआ, बहुत जगह गया, बहुत प्रयास किए, बहुत लोगों से बात की, लेकिन मुझे कहीं से उपलब्ध नहीं हुआ। फिर मुझे कहीं मार्केट में पता चला कि कहीं ब्लैक में आपको कहीं से मिल जाएगा, तो फिर मुझे ब्लैक में 2 इंजेक्शन मिले, जो कि मैंने लिए। 25,000 रुपये का एक दिया उन्होंने मुझे। 25,000 मतलब 2 इंजेक्शन आपने 50,000 के लिए? जी, 50,000 के 2 इंजेक्शन लिए मैंने। और अभी आपको 4 इंजेक्शनों की और ज़रूरत है, तो आप इतने सक्षम हैं कि एक इंजेक्शन 25,000 में लगा सकें? कहाँ से आपने पैसों का अरेंजमेंट किया? अब सक्षम तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अरेंजमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि अपनों की जान बचानी है तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। इंजेक्शन नहीं है, डॉक्टर लिख देते हैं, बोल देते हैं लेकर आइए। कहाँ से लेकर आइए ये तो बताते नहीं हैं। लोग परेशान होते रहते हैं, सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते हैं, अस्पतालों के चक्कर लगाते हैं, आखिरकार उनको ब्लैक मार्केट का सहारा लेना पड़ता है। जो इंजेक्शन की कीमत 2,000 से 5,000 के बीच में है, वो 25,000 रुपये में लोग खरीद रहे हैं, क्योंकि अपनों की जान बचानी है। सवाल उठता है कि अगर सरकार ये फैसला कर चुकी है कि इंजेक्शन सीधे अस्पताल और फिर वहां से मरीज को मिलेगा, तो फिर डॉक्टर मरीज के परिजन को रेमडेसिविर के पर्चे थमाकर उन्हें बाजार में क्यों भटका रहे हैं? मंत्री खुद मानते हैं कि ऐसा करना लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है। कुछ अस्पताल परिजनों को गुमराह करके ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। मुझे लगता है कि इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अस्पताल को ही ये अधिकार और व्यवस्था दी गई है कि वो स्टॉकिस्ट के पास जाए और रेमडेसिविर खरीद के मरीजों को उपलब्ध कराए। मैंने इस बात के हमने निर्देश दिए हैं और सभी अस्पतालों को ये सूचित किया है कि वो आम दवाइयों जैसे पर्चे पर रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब करके परिजनों को ना दें। मान लिया जाए कि ऐसा भ्रम पैदा करने के लिए ही किया जा रहा है, तो सवाल ये भी उठता है कि क्या अब भी रेमडेसिविर की कालाबाजारी जारी है और लोगों को दलालों की तरफ भेजा जा रहा है? हालांकि प्रशासन कालाबाजारी पर सख्ती की बात कह रहा है। इसमें हम लोग एक तो सबसे पहला काम ये कर रहे हैं कि जो रेमडेसिविर है वो सीधा हॉस्पिटल्स को दे रहे हैं। किसी भी मिडिल मैन को या किसी अन्य व्यक्ति को रेमडेसिविर की एक्सेस नहीं है, तो वहाँ तक कालाबाजारी करने का जो प्रभाव है उसको हमने रोका है। दूसरी बात जो आती है कि हॉस्पिटल्स जो हैं वो रेमडेसिविर की ओवर प्राइसिंग तो नहीं कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने हर अस्पताल में, हर छोटे अस्पताल में भी एक अधिकारी को नोडल बनाया है, जो वहाँ जो पेशेंट्स एडमिटेड हैं उनसे बातचीत करते हैं। इनफैक्ट पेशेंट के एडमिट होने के बाद भी उनसे बातचीत करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी के भी साथ ओवर प्राइसिंग ना हो रही हो। यदि ओवर प्राइसिंग की कोई भी जानकारी हमारे सामने आती है तो हम हॉस्पिटल पर कार्रवाई भी करते हैं और साथ ही साथ जिससे ओवर प्राइसिंग की गई उसकी राशि वापस भी देते हैं। जिम्मेदार कुछ भी कहें, लेकिन जिसका अपना किसी अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, उसके पास शायद इतना समय नहीं हो कि वो हर दिन बदलने वाले सरकारी नियमों को पढ़ता और समझता रहे। वो तो डॉक्टर को ही भगवान समझकर चल देता है, संजीवनी ढूंढने, और फंसता है दलालों के चंगुल में। आकर्ष शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल।
और ग्वालियर की बात करें तो यहाँ भी अस्पतालों से लेकर शमशान तक ऐसी कई कहानियां हैं जो बार बार हमारी संवेदनशीलता और इंसानियत पर चीख चीख कर सवाल खड़े करती हैं। लोगों की कुछ मजबूरी है तो कुछ लाचारी भी है। देखिए ग्वालियर से हमारे संवाददाता प्रहलाद सेन की खास रिपोर्ट। लाशें, एम्बुलेंस और बिलखते शिकायत करते लोग, जन्नत का सपना देखने वाले शहर में मानो आज जहन्नुम उतर आया है। नज़ारा ग्वालियर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का है, जहां लोग अपने बीमार परिजनों को इस उम्मीद से लेकर आते हैं कि वो उन्हें सही सलामत घर ले जाएंगे, लेकिन अस्पताल के अंदर से उन्हें जो खबर मिलती है वो हिलाकर रख देती है। ग्वालियर में कोरोना महामारी के चलते अस्पतालों के हालात बदतर हो चुके हैं। लोगों को बेड उपलब्ध नहीं है, ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। हालांकि सरकारी दावे हैं कि तमाम इंतजाम किए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं सुबह से कई मौतें हो चुकी हैं। कुछ लोगों की सांसें इसलिए थम गई कि उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं जिनके घर में डेथ हुई है, जो यहाँ अस्पताल लाए थे। कैसे डेथ हुई? सर मैं सुबह 8 बजे फ़ोन किया, एम्बुलेंस आई, उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मैं बोलता रह गया कि सर उनकी 70-75 लेवल आ रही है ऑक्सीजन। यहाँ बोल रहे हैं कि बेड नहीं है, वहाँ से 8 नंबर से बताया गया है कि आप यहाँ हॉस्पिटल ले जाइए। अब वहाँ पे पड़े सर ना ऑक्सीजन दी गई और अभी फ़ोन आया कि उनकी डेथ हो गई। हमारे साथ यहाँ पर जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं, जो कांग्रेस के विधायक हैं सतीश सिकरवार, लगातार यहाँ पर आ रहे हैं, व्यवस्थाओं को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सतीश जी, क्या देखते हैं आप? देख रहे हैं कि लगातार दावे कुछ और हकीकत कुछ और है। देखो, हकीकत बात यह है कि 10-15 से लेके 25 आदमी पर डे यहाँ हॉस्पिटल में जिनकी डेथ हो रही है, और 25 लोग ऐसे हैं लगभग सुबह से लेके शाम तक, रात तक यहाँ तड़प के बाहर ही दम तोड़ते हैं। उनको अंदर न तो बेड मिल रहा है, न उनको ऑक्सीजन उपलब्ध हो रही है, न उनको भर्ती किया जा रहा है। लोगों को 2-2 दिन तक अपनी लाशों का इंतजार करना पड़ रहा है। लाशें भी समय पर नहीं मिल रही हैं। स्थिति ये हो गई है कि ग्वालियर शहर इस समय सीधे लाशों का शहर बन चुका है। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा दिक्कतें लोगों को हो रही हैं। आपका किसकी डेथ हुई थी? मेरे बड़े पापा हैं एक्चुअली। मैं आपको बताऊं, सुबह 8 बजे का मैं बैठा हूं, पर्चा बनवाया, रिपोर्ट निकली, पॉजिटिव आई है। बिल्कुल 35 मिनट में टाइम देख रहा था, यहाँ पे दिक्कत, यहाँ बैठा दिया था, और उनकी ऑक्सीजन लेवल 55, जबकि नॉर्मली 90 रहती है कि 90 में इंसान को लेने में दिक्कत आती है। 55 तक यहाँ बैठा दिया है, ऊपर ले गए। 15 मिनट बाद फोन आता है कि ये ना एक्सपायर हो चुके हैं, और इतनी देर से बॉडी के लिए बोल रहे हैं कि एक्सपायर करो। अभी बात करिए, अब 10,000 रुपीज ले रहे हैं वहाँ ले जाने के। अब नॉर्मल इंसान कहाँ से करेगा? 10,000 बहुत होते हैं। बिल्कुल, तो आप तस्वीरें देख सकते हैं सामने, वहाँ एक डेड बॉडी को ले जाया जा रहा है जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। तो यहाँ पर हालात बहुत खराब होते हुए तमाम दावे किए जा रहे हैं कि अस्पतालों में बेहतर व्यवस्थाएं हैं, बेहतर सुविधाएं हैं, ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आलम यह है कि लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं। दर्द की ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या किसी ने ऐसे हालातों की कल्पना भी की थी? अपनों की लाशें तक पाने के लिए लोगों को संघर्ष करना होगा। ले जाते ही ना भीतर। अच्छा, कल 10 बजे को मरीज लाए, 12 बजे तक कोई सुनवाई नहीं करी। आने हो रहे, खाए 5 हो रहे, तब ले गए। सब कल ना दिखाए रे। लाश मिल जाए तो फिर शमशान तक ले जाने की जद्दोजहद, एम्बुलेंस से लेकर शमशान तक लुटाई ही लुटाई। कोरोना के चलते अस्पतालों में एम्बुलेंस का टोटा हो गया है, और यही वजह है कि जो एम्बुलेंस के जो चालक हैं उन्होंने मनमानी करना शुरू कर दी है, और मरीजों के जो परिजन हैं उनसे मनमाने पैसे वसूले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जयरोग अस्पताल परिसर में एक एम्बुलेंस खड़ी हुई। बात करते हैं जो अपने पेशेंट को लेके जा रहे हैं। कितना रुपया ले रहे हैं? 1200 रुपये। 1200 रुपये की 12,000? 12,000। कहाँ के लिए? बड़े मदारा। इतना पैसा क्यों मांग रहे हैं? अब 2 जगह जाएंगे साहब। अच्छा, हाँ। पहले से ज्यादा है क्या ये? हाँ, अलग अलग जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। अब दूसरी तस्वीर दिखाऊंगा। हालांकि एम्बुलेंस लगी हुई है, लेकिन सभी के जो डिमांड है वो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि ये गरीबों के साथ ही हो रहा है। अपनों के इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहा देने की इच्छा रखने वालों का भी यही हाल है। निजी अस्पताल में लोग फोन तक नहीं उठा रहे हैं। इसका रियलिटी चेक यही कहता है। निजी अस्पतालों की हालत सरकारी से भी बेहतर है। उनकी बद से बदतर हालत हो रही है। वो वहाँ मरीजों को भर्ती नहीं कर रहे। वहाँ पहले से फ़ोन लगाओ तो उनके फ़ोन उनके बंद आते हैं। अगर किसी का लग जाए फ़ोन तो पहले वो सीटी मांगते हैं कि मरीज़ की सीटी भेजो,
ऑक्सीजन लेवल भेजो। अगर उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ज़्यादा डाउन है, सीटी में इन्फेक्शन है, तो उन मरीजों को भर्ती नहीं करते। वहीं जिम्मेदारों का दावा है कि व्यवस्थाएं ठीक हैं। ग्वालियर में अस्पतालों से लेकर शमशान तक यही हाल है। यदि कोई बीमार पड़ जाए तो सारी व्यवस्था उसे ठीक करने के बजाय बीमार करती हुई नजर आती है। संवेदनाएं मर चुकी हैं और हम खुद को एक मरघट पर खड़ा हुआ पाते हैं। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर।